सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2024 में जो पेपर होने वाला है उस पेपर की एक झलक को हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो मिस नहीं करना है। आपको वो पेपर की हम एक झलक दिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, कैसे हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमारे क्वेश्चन जो हमें लिखने के लिए परिभाषाएं और नियम आते हैं, इन सारी चीज़ों का फुल डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बच्चों, आज का वीडियो के अंदर हम पूरे साल की तैयारी मात्र एक वीडियो में देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या आप समझिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं पूरे साल की तैयारी एक वीडियो में हो सकती है? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम पूरे साल में आपने जो तैयारी की है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने छांटा है। तो आप पूरे साल की आपकी जो मेहनत है उस मेहनत को आज के इस वीडियो में हम रखने वाले हैं। आपको हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखवाएंगे। तो इन सारी क्वेश्चंस को आपको लिख के रखना है और आपको फाइनली हमारे पास कमेंट करके हमें ये बताना है कि आपको जो भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो उसमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही आते थे। ठीक है, और पूरे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट रहता है, और हर एक स्टूडेंट्स का और हर एक टीचर्स का टारगेट रहता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। हमारा अगर 100 नंबर का पूरा सब्जेक्ट है तो 100 में 100 लाना है। आप कहोगे सर हमें पेपर तो फिजिक्स का 70 मार्क्स का ही मिलता है। तो बच्चों हाँ, आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, लेकिन 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। अब आप प्रैक्टिकल को कॉलेज में करोगे और प्रैक्टिकल आपको पता है आपके 5 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। 5 जनवरी से आप लोगों के प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। तो आप प्रैक्टिकल की अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, वाइवा में कैसे देना है, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाना है, तो आप हमारे पर कमेंट करेंगे, हम आपके लिए उस पर भी एक वीडियो ला देंगे, आपको बना के फाइल, प्रोजेक्ट फाइल भी दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप बना लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, और हमारा टारगेट रहता है कि हमारे 100 में 100 नंबर आए। आप पेपर हमें मिलेगा 70 मार्क्स का, इस 70 मार्क्स में 60+ नंबर लाने चाहिए। अगर अभी भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तब आपका जो स्कोर होगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी टारगेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम आज के इस वीडियो को तैयार करते हैं, शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आपको अगर आंसर इसका पता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम ई लिखते हैं, इस एक ई का मान कितना होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आपको मान पता है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए। पहला 2 × 10⁻⁻18 जूल, 2 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, या फिर नन। नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। याद रखोगे, क्वेश्चन कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में भी फंसाएगा। फिर क्वेश्चन आता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि एक वैद्युत फ्लक्स होता है, इसका मात्रक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों अगर वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की हम बात करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, या वेबर प्रति मीटर होता है, या वेबर इंटू मीटर होता है, या फिर बोल्ट लिखा है बच्चों, बोल्ट मीटर होता है, या बोल्ट प्रति मीटर, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम, N फॉर न्यूटन, C फॉर कूलाम होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम बात करें विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या है, यानी कि जो चुंबक होती है वो एक दूसरे से चिपक जाती है, इसका क्या कारण है। और ये ऐसा क्वेश्चन आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर आप बताओगे कि हम इंटर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए चुंबक जो चिपकती है इसमें चुंबकत्व का कारण क्या होता है। जो ऑप्शन पहला दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉनों की घूर्णीय गति होती है, या फिर पृथ्वी के कारण वो चिपक रहता है, या पृथ्वी में भारी चुंबकत्व दाब होता है इसके कारण, या आकस्मिक किरणें होती हैं।
तो बच्चों आपको पता होना चाहिए चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या होता है। चुंबक जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत सारे घूर्णीय गति करते रहते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की घूर्णीय गति का कारण है कि चुंबक जो है वो चिपकती रहती है आपस में, ठीक है, जब उसके अपोजिट पोल मिलते हैं तब। और आप लोग आंसर सोच रहे होंगे पृथ्वी में बाहरी चुंबकत्व का दाब, ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है तो इसमें से क्या है जो उस ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है। तो अगर हम बात करें क्या हमारी भ्रामक धाराएं संभव नहीं है, भ्रामक धाराएं होती हैं, डिस्ट धारा नहीं संभव है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रेरित धारा। कोई अगर ट्रांसफार्मर है तो उसमें क्या संभव नहीं है, डिस्ट धारा का मतलब होता है डीसी, और डीसी इसमें संभव नहीं है, ठीक है बच्चों, याद रखोगे। अगला देखिए अगला है कि निम्न में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम यानी कि कम होती है। क्या एक्स किरणों की, गामा किरणों की, बीटा किरणों की, या फिर शून्य किरणों की, या जिनको हम जीरो किरणें भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तो सबसे कम हमें इनमें छांटना है ना। तो सबसे कम अगर गामा किरण की बात करें तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और ऊर्जा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये टॉप हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। देखिए बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, यानी कि हमारे न्यूमेरिकल कुछ इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में भी आने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ सरल से कठिन की ओर चलेंगे। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे देखेंगे जो 1-2 लाइनर होते हैं, यानी कि 1-2 नंबर वाले होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है किसी भी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। अगर कोई वस्तु है उससे हमें एक 4.8 कूलाम 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से धनावेशित करना है, तो उस वस्तु से हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाने चाहिए ताकि वो आवेशित आसानी से हो जाए। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे हमें किसमें क्या क्या दिया गया है। गिवन ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें ऐसा कितनी वैल्यू है जो हमें पहले से दी गई। तो कितने कूलाम से धनावेशित किया जाता है, यानी कि Q = हमारे पास दिया गया है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इतने इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि N = क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ऐसा ढूंढना है जिसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह संबंध हो। तो हमने एक सूत्र आपको पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q = E, ये हमने सूत्र पढ़ा। इसमें हमें En पूछा गया, E का मान कांस्टेंट होता है, जो कि हमने पहले ही न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताया था। क्वेश्चन ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। तो हमें En निकालना है, तो En निकालने के लिए क्या करेंगे, Q जो है ए ऊपर चला जाएगा और बटे में E आ जाएगी। ये हमारे पास सूत्र बन गया। इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए Q का मान दिया गया 4.8 × 10⁻⁻19 अपॉन E का मान हमें अभी हमने पीछे देखा था 1.6 × 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 1 दशमलव इधर है, 1 दशमलव के बाद इधर है, एक संख्या के बाद। अब हमारे पास क्या बचा, 48 / 16, 16 × 48, 16 × 48, यानी कि N = हमारे पास आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमसे क्या पूछ रहा था, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाने चाहिए ताकि ये वस्तु जो है वो आवेशित हो जाए। तो बच्चों हमें पता हो गया कि अगर हम इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो वो आसानी से आवेशित हो जाएगी। समझ में आ गया कैसा था न्यूमेरिकल, कैसा लगा आपको, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, बस आप भयभीत हो जाते हो, ठीक है। अगला भी न्यूमेरिकल एकदम एक्सप्लेन के साथ देखिए ध्यान से। आपको कॉपी पे लेकर नोट करते हुए चलना है सर न्यूमेरिकल। देखिए 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, 2 न्यूटन प्रति कूलाम का कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, उससे 30 अंश के कोण पर, उससे क्या होगा 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण, कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करना है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्म कार्य कर रहा है इसकी हमें गणना करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम नोट कर लेंगे गिवन हमें इसमें क्या क्या दिया गया है।
ताकि हमें सूत्र लगाने में आसानी हो जाए। अब बच्चों आप कहोगे सूत्र सर, तो बच्चों आपको सूत्र याद करना पड़ेगा क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। इतने वैद्युत क्षेत्र से, यानी कि वैद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, कितना दिया गया 2 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ई का मान हो गया। कि कोण पर, कोण को हम सदैव किससे लिखते हैं बच्चों, थीटा से, थीटा का मान दिया गया 30 अंश, ठीक है। 1 कूलम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अब वैद्युत द्विध्रुव को हम लिखते हैं पी से। अब हमारे पास ए तो पी का मान 1 हो गया। अब क्या कहता है, लगने वाले बलयुग्म की गणना करने, यानी कि टाउ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टाउ हमसे पूछा गया है, लेकिन हमें एक सूत्र पता होना चाहिए। टाउ इक्वल टू, हमें एक सूत्र पता है, क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ये सूत्र है, हमें पता है। हमें इसी सूत्र में मान रखना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, अब आप इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। देखिए टाउ हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। पी का मान हमें दिया गया है 1 गुणे, ई का मान हमें पता है कितना है 2 गुणे साइन थीटा का मान दिया गया 30 अंश, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक। थीटा का मान दिया गया 30 अंश, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, 2 की 1 में गुणा करोगे, 2 एकन 2 गुणे साइन 30 अंश। चूंकि हमें पता है साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो तो 2 गुणे 1/2, साइन 30 की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, 1/2, और 2 से 2 को कर देंगे कैंसिल। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया 1। इस पर एक टाउ जो होगा बल युग्म जो है वो कार्य करेगा। अब इसका मात्रक कभी कभी पूछ लेता है, तो बच्चों इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। एन फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर, एन एम या न्यूटन मीटर आप कह सकते हो। तो ये था दूसरा हमारा न्यूमेरिकल। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या है। अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, 3.2 वोल्ट की कोई एक बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में, 1.5 ओम का प्रतिरोध है, उसमें 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें बताना है। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान से। गिवन हमें क्या किया दिया गया है, ठीक है। देखो गिवन में हमें क्या दिया गया, ई इक्वल टू कितना दिया गया, कितने वोल्ट की बैटरी है, 3.2 वोल्ट की, 3.2 वोल्ट, ठीक है। कि बैटरी इतने ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। अब धारा को हम लिखते हैं आई से, कितनी है 2 एम्पीयर, भेज किस में रही है, इतने ओम का 1.5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है ओम। और हमसे कह रहा है इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमसे पूछा जा रहा है। अब हमें एक सूत्र पता होना चाहिए जिससे कि हमें इन सारे में संबंध आता हो। तो आपको एक सूत्र पता होगा, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमें एक सूत्र पता है, इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा सारा कुछ हल हो। देखिए आई इक्वल टू हमें दिया गया, कितना दिया गया है 2, इक्वल टू ई का मान हमें कितना दिया गया है 3.2 डिवाइड बाई कैपिटल आर का मान दिया गया 1.5 प्लस स्मॉल आर हमसे पूछा गया। इसके बटे में 1 मान लेंगे और इसकी तिरछा इस तरीके से हम गुणा करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की हमें गुणा करानी 1.5 प्लस आर में, ठीक है, इक्वल टू 3.2 दिया गया, ठीक है। इसकी गुणा इसमें कराओगे आ जाएगा 3.0 प्लस इसकी गुणा इसमें होगी तो 2r हो जाएगा इक्वल टू 3.2, ठीक है। अब हमें 2r निकालना है अगर है तो 3.2 माइनस 3.0, जब आप 2r इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.2 से 3.0 को घटाओगे तो 0.2 बचेगा। अब 0.2 हमारे पास बच गया, ठीक है, इसको इधर देख लीजिए 0.2 बच गया, ठीक है, इधर देखिए 0.2 बच गया। तो हमें अब r इक्वल टू क्या चाहिए 0.2, और जो r इसके संग में है तो ये आ जाएगा बटे में 2 एकन 2, यानी कि r इक्वल टू क्या आ गया 0.1 ओम, 0.1 ओम, यही हमारा आंतरिक प्रतिरोध आ गया। ऐसे ही आपको आंतरिक प्रतिरोध वगैरह निकालना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और भी न्यूमेरिकल देखिए, और सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। देखिए एक बिंदु
बिंदु ए व बी, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी, यानी कि बिंदु ए व बी बीच के बीच हमें सी जो है उस सी का फाइनली मान चाहिए। कितना होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को आपको हल करना है। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, इनको हम क्या करें, नॉमिनेट कर लें। इसको हमने संधारित्र ये लगा, इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको C3, इसको C4 और इसको हमने C5 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, C2 इधर के इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो। तो आप एक देख रहे होगे कि 1, 2 और 3, ये जो तीनों संधारित्र हैं एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में लगे हुए। तो हम क्या करेंगे, संधारित्र C2, C3, C4, C2, C3 तथा C4 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। देखो अब हमको क्या करना है, इसको C डैश मान लेना। C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट अनंत होते हैं। तो आप C1 C2 पर मत जाइए, आपके जो मान है उन पर जाइए। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 का मान प्लस हमें C3 का मान रखना है, प्लस हमें C4 का मान रखना है। C4 ठीक है बच्चों, C4 है, ठीक है, याद रखोगे C4। तो C डैश इक्वल टू क्या, C1 का मान भी 1 है क्योंकि 1 माइक्रोफैरड है, प्लस C2 का मान, C2 का भी मान 1 था, C3 का मान भी 1 है, प्लस C4 का मान भी 1 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो C डैश इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, तो इन पूरे, अगर हम इस पूरे को हल किया, जब इस पूरे तार को, तब हमें सिर्फ एक तार बना है, वो आया है 3 माइक्रोफैरड का। बस इतना अगर हल कर लिया, जान लो सवाल हल। अब देखिए 3 बच गए, इनसे में कोई मतलब नहीं, ए भी एक तार पूरा हो गया, इसमें 3 माइक्रोफैरड का बीच में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा है C डैश, समझ रहे हो, C डैश है यार। अब हम क्या करें, C1 C डैश C5, इन तीनों को क्या करेंगे हम, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दें तो हो जाएगा। हम लिखेंगे C1 व C डैश तथा C5 श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का आपको सूत्र पढ़ता होगा, 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके सूत्र होता है। तो इसी में मान रख देंगे। C1 की जगह पर आप कितना है, 1/3 है, प्लस C2 की जगह पर हमने कितना माना, C डैश है हमारा, या C1 मान लीजिए 3 है, प्लस C3 की जगह पर C5 है, इसका मान भी 3 है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, इस पूरे में एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा। अब इसको अगर 1 एकन 1, 3 एकन 3 प्लस 1 ऊपर वालों को जोड़ोगे तो 3/3 आ जाएगा, और इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो C का मान जो आ गया फाइनली हमारे पास, इस पूरी C का मान आ गया 1। तो अब हमने क्या किया, इन तीनों को हल किया, तो हमारे पास मान लीजिए A बिंदु A था और A बिंदु B है, बिंदु B, इनके बीच में सिर्फ एक संधारित्र बचा, वो बचा 1 माइक्रोफैरड का। तो C का मान भी हमारा यही है, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ में आ गया। और ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल देख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमारा 5वां न्यूमेरिकल है। 5वां न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो विद्युत आवेश की हमें गणना करना है। देखिए सबसे पहले हम नोट करेंगे पढ़ने के बाद, गिवन हमें इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन खुद दे रहा है। तो इतने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं ई से, तो ई का मान हमें दे रहा है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहता है कि 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, तो दूरी को रेडियस यानी कि r इक्वल टू कितना दिया गया, 1। ठीक है, 1 मीटर em4 मीटर, ठीक है, की दूरी पर है। तो विद्युत आवेश यानी कि Q इक्वल टू हमें बताना है, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है। तो एक सूत्र आपने, बहुत फेमस सूत्र है, आपने पढ़ा जरूर होगा, फर्स्ट ही चैप्टर में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। यहाँ पर आपने कभी कभी K भी पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि हमें पता है K का मान जो होता है वो 1 होता है, ये चीज़ हमें पता है, K इक्वल टू 1 होता है, तो हम अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखा भी ऐसा कभी मिलता है तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसी में हम मान पुट करते हैं। तो ई का मान हमें दिया गया 450 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है जो, वो होता है 9 × 10⁹ प्लस के 9 होता है, ठीक है। इतना इसका मान होता है, ये मान हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है। तो इसके जगह पर 9 × 10⁹ हो गया, गुणे क्यू का मान हमसे पूछ रहा है, अपॉन आर का मान 1 दिया गया, और एक काम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, 450 इजुकल टू 9 × 10⁹ इंटू क्यू अपॉन 1 आएगा। इसकी इधर करिए 1 से गुणा, जब हम आप इसकी गुणा करेंगे तो 409 × 10⁹ इंटू में क्यू इजुकल टू आ जाएगा 450। 450 इतना ही आ रहा है। अब हमें क्यू चाहिए, तो क्यू इजुकल टू हम निकाल लेंगे 450/9 × 10⁹ 10⁹ इस 10⁹ को आप छोड़िए, इसको भाग करिए, 9 पना 45, तो 50/10⁹ प्लस की है, इन घातों को हम ले जाएंगे ऊपर, तो 50 × 10⁻⁻9 इतना भी हम कर सकते हैं, इतना आवेश इतने कूलाम आ गया। अगर इसमें हम 0 को हटा दें तो क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ये दोनों मान हमारे आगे, चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों सही हैं और कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गए न्यूमेरिकल, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें लघुत्तरीय भी प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जो हम बार बार बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, तो हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव नाम हम पढ़ रहे हैं, ये है क्या। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसी को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए पहले आप डिफिनेशन समझिए, फिर हम आपको चित्र समझाते हैं। वह वैद्युत निकाय जिसमें दो होने चाहिए बराबर, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए क्या कह रहा है, वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर, देखिए इस पर भी 5 कूलाम आवेश है, इस पर भी 5 कूलाम आवेश है, बराबर है आवेश, दोनों आवेश बराबर है, ठीक है। परंतु विपरीत प्रकार के, परंतु होने कैसे चाहिए विपरीत, एक पर माइनस है, एक पर प्लस है और एक पर हमारा माइनस है, एक पर प्लस 5 क्यू है और एक पर -5 क्यू आवेश है, ठीक है, बराबर है परंतु विपरीत है और एक दूसरे से बहुत कम। इसकी जो आर है, इसके बीच में जो दूरी है वो बहुत बच्चों कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो एक्चुअल में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है समझिए ध्यान से। किसी सतह के आप अविलंबवत क्या हो रहा है कि बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उस सतह से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी उस सतह के संबंध में आ रही होंगी, उसकी जो सतह है उससे संबंध में आ रही होंगी, तो सतह के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स को, उसी सतह के जो संबंध में आती है उन्हीं को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। समझिए, किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस सतह के संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगली देखिए, अगला हमारा है बच्चों नमन कोण या फिर नतिकोण। नमन कोण या फिर नतिकोण को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई ऐसा स्थान है जहां पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय यामोत्तर स्थित है, तो उसके बीच में क्षैतिज रेखा के साथ एक कोण बन जाता है, उसे ही नमन कोण या नतिकोण कहते हैं। बच्चों ये सारी परिभाषाएं आपको यूं की यूं याद ही रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। कोई भी आवेशित कण है उसका अनुगमन वेग होना चाहिए और वैद्युत धारा घनत्व है, उसमें संबंध क्या है। तो धारा घनत्व को हम जे से लिखते हैं, जे इक्वल टू I/A, ए है एरिया आई और आई है वो हमारी धारा है, ठीक है। होता क्या है, आई इक्वल टू हमने एक सूत्र पढ़ा था, धारा इक्वल टू यानी AVD, और जहाँ पर BD क्या है, अनुगमन वेग है, और हमसे पूछा क्या है, क्या अनुगमन वेग में ही संबंध पूछा गया, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे, ये जो J है
इस जे में क्या करेंगे, आई का मान पुट कर दें। आई की जगह पर हमने ए वाला मान पुट कर दिया, पूरा तो ए हो गया, अपान में ए था और ए से ए को हमने दिया काट, जे इक्वल टू एनी वी दिया गया, जहां पर बी डी हमारा अनुगमन वेग था। तो बच्चों एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी मैंने आपको बता दी, कुछ न्यूमेरिकल भी बता दें, और भी हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।